हेलो दोस्तों, विजय हियर। वेलकम टू द सीसाट हिंदी ट्यूटोरियल। और आज हम लोग जो बात करेंगे जेनरिक्स पे। हमने लास्ट लेक्चर में भी जेनरिक्स के ऊपर ही बात की थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जेनरिक्स होता क्या है, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जेनरिक्स के एडवांटेजेस क्या क्या है और क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जेनरिक्स को ही आगे लेके चलते हैं। आज थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं जेनरिक्स के बारे में। जो डायरेक्टली जेनरिक्स डे टू देख रहे हैं तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहले जेनरिक्स का पहले वाला लेक्चर देख लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जेनरिक्स के ऊपर कॉन्स्टेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग को पता होना चाहिए जब हम जेनरिक्स के ऊपर काम करते हैं तो जेनरिक्स के ऊपर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स होते क्या है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हम जेनरिक क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हम उस क्लास को किसी भी टाइप के लिए कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इंटीजर के लिए भी कॉल कर सकते हैं, फ्लोट के लिए भी कॉल कर सकते हैं, हम कस्टम टाइप्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं और ये तीनों चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में देखी थी। तो जो लोग डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टेंट्स हमें ये बताते हैं कि हमारी जेनरिक क्लास हर एक टाइप के लिए एक्सपोज ना हो, उसका बिहेवियर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी जेनरिक क्लास केवल पर्टिकुलर टाइप के लिए ही काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि मेरी क्लास केवल जो क्लास टाइप के हैं उनके लिए काम करें या जो स्ट्रक्चर्स है केवल उनके लिए काम करें, तो हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी जेनरिक क्लास के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट मी जंप टू द एजेंडा जो हम लोग कवर करेंगे आज। तो हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स जेनरिक्स के ऊपर कैसे लगाते हैं हम लोग, कितने टाइप के कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है जो हम लगा सकते हैं अपने जेनरिक क्लास के ऊपर, और से मल्टीपल कांस्टेंट ऑन जेनरिक। ओके, कि हम एक क्लास के ऊपर हमें एक से ज्यादा कांस्टेंट एक साथ लगाने हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो देखते हैं, तीनों चीजें कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जैसे हमने बोला कि कांस्टेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। कांस्टेंट्स होते क्या है? कांस्टेंट जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग अपनी क्लास के जेनरिक क्लास के बिहेवियर को कांस्टेंट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरी जेनरिक क्लास किस पर्टिकुलर टाइप के लिए काम करेगी या कौन कौन से टाइप्स के लिए काम करेगी। तो ये सब हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जेनरिक क्लास के ऊपर और उसके थ्रू वी कैन कंट्रोल द बिहेवियर। ओके, तो अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ो तो कंट्रोल डिफाइंस द बिहेवियर दैट फॉर विच काइंड ऑफ जेनरिक आर्ग्यूमेंट योर जेनरिक क्लास डिलीवर। तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट के लिए आपकी जेनरिक क्लास काम करेगी, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टेंट। ओके, तो इफ वी डोंट डिफाइन लाइक, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, अगर हम एक जेनरिक क्लास बनाते हैं तो जेनरिक क्लास अगर हमने बना दी तो हम उसके ऊपर कोई भी टाइप पास कर सकते हैं, चाहे वो हमारा वैल्यू टाइप हो, चाहे वो रेफरेंस टाइप हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कोई कस्टम टाइप हो। हम कोई भी टाइप पास कर सकते हैं अपने जेनरिक क्लास को, हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अगर हमें लिमिटेशन लगानी है तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इंटरव्यू के लिए भी और जब आप काम करोगे तो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बहुत बार यूज करोगे। ओके, पहला अगर मैं बात करूं, वापस चलते हैं। तो कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं? हम अपनी जेनरिक क्लास को के ऊपर एक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी जेनरिक क्लास केवल स्ट्रक्चर टाइप के लिए काम करे। अभी हम देखेंगे जब हम कोड लिखेंगे किस तरीके से हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। हम अपनी जेनरिक क्लास को इस तरीके से भी कांस्टेंट लगा सकते हैं कि मेरी जेनरिक क्लास केवल क्लास टाइप के आर्ग्यूमेंट्स के लिए काम करे। क्लास टाइप जो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग इज क्लास, जितने भी क्लास हैं चाहे आप कस्टम क्लास डिक्लेयर कर रहे हो केवल उन्हीं के लिए काम करे। तो इस तरीके का कांस्टेंट भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड
फिर हमारे पास और कॉन्स्टेंट्स है कि हम बेस क्लास का नाम दे सकते हैं, इंटरफेस का नाम दे सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, और इनके अलावा हमारे पास 3 या 4 और हैं। तो कंप्लीट लिस्ट अगर आपको चेक करनी है तो आप जो ये लिंक है इसके ऊपर जाके यू कैन चेक। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पहले दो हैं। और सबसे जो पहला है टी कोलन क्लास, ये सबसे ज्यादा यूज आपको होता हुआ मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना कि किस तरीके से हम अपने जेनरिक क्लास के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली जो दो लाइनें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टी कोलन क्लास और ये वाला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं टी कोलन क्लास। ओके, तो इस स्लाइड को बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर करते हैं कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और मतलब क्या है हमारी जेनरिक क्लास का। तो लेट मी रिमूव एवरीथिंग, मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पहले लेक्चर का एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने एक जेनरिक क्लास डिक्लेयर की थी एबीसी टाइप की, और हमने कोई कॉन्स्टेंट में सब कुछ पहले जैसा कर देता हूँ। तो ये हमने देखा था पहले क्लास में। ओके, सो आज हम देखेंगे कि अपने जेनरिक क्लास के ऊपर कॉन्स्टेंट लगाएं कैसे, और कॉन्स्टेंट लगाने के लिए हम क्या कैसे लिखेंगे, कैसे क्लोज लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हम कैसे कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एक जेनरिक क्लास है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो कल हमने देखा था कि आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस जेनरिक क्लास फॉर इंटीजर, and I can create an object of this generic class for a string, or I can create this an object of this generic class for the custom type as well। custom type कहने का मतलब हमारे पास एक क्लास रखी है, उसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उस टाइप का भी वी कैन पास। तो कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। तो अब मेरे पास मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए अपनी क्लास के, और पहली क्लास को मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी जेनरिक क्लास है, जो प्रिंट मेथड है बेसिकली, जो जेनरिक टाइप का मैंने लिखा हुआ है अगर आप देखो, तो वो पहले ऑब्जेक्ट के लिए इंटीजर एक्सेप्ट करने लगेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने लगेगा, और तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करने लगेगा। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि मेरी क्लास इस टाइप के लिए काम करनी चाहिए, और जहां जहां पे टी लिखा हुआ है वहां पे आप लोग वो पर्टिकुलर टाइप कंसीडर कर सकते हो जो आप पास कर रहे हो। ओके, तो अब तक हमने ये देखा कि हमारी जेनरिक क्लास किसी भी टाइप के लिए काम कर सकती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो जेनरिक क्लास है केवल और केवल जो रेफरेंस टाइप होते हैं केवल उनके लिए काम करे। रेफरेंस टाइप कौन कौन से होते हैं, जितनी भी आप क्लासेस डिक्लेयर करते हो या जो बनी बनाई क्लासेस होती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के ऊपर आप ले जाके देखोगे, स्ट्रिंग इज ए क्लास। ओके, स्टूडेंट इज ए क्लास, तो स्ट्रिंग इज ए क्लास, इंटीजर इज ए स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप इंटीजर को देखोगे स्ट्रक्चर। तो मैं चाहता हूं मेरी जो जेनरिक क्लास है वो केवल रेफरेंस टाइप के लिए काम करे। तो रेफरेंस को जो भी आप क्लास टाइप होते हैं वो सारे रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस टाइप होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वेयर टी कोलन क्लास ऐसे कोई कांस्टेंट लगाता हूँ, इसको हम बोल रहे हैं कांस्टेंट। किस टाइप का कांस्टेंट? टी कोलन क्लास। मतलब क्या है इस लाइन का कि टी के अंदर जो भी टाइप आएगा वो हमारा मैंडेटरी हम लोगों ने कर दिया कि वो हमेशा कि किसी ना किसी रेफरेंस टाइप का होना चाहिए या कोई ना कोई क्लास होनी चाहिए। तो हम देखें तो स्ट्रिंग इज ए क्लास, स्टूडेंट इज ए क्लास, तो इन दोनों लाइनों में हमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर हम इंटीजर पास करेंगे तो हमें एरर आएगी, क्योंकि हमारी जो जेनरिक क्लास है उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा हुआ है कि टी हमेशा क्लास टाइप का ही होगा। ओके, तो इस तरीके से हम अपने कांस्टेंट को लगा सकते हैं। हम वेयर क्लोज यूज करते हैं और टी को बताते हैं कि टी किस टाइप का है। ओके, बैक टू अवर पीपीटी। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो हम लोगों ने क्या किया, टी कोलन क्लास क्या कहता है, द टाइप आर्गुमेंट मस्ट बी ए रेफरेंस टाइप। ओके, तो हमारा टी हमेशा एक रेफरेंस टाइप, रेफरेंस टाइप कहने का मतलब क्लास। ओके, तो हमने जो जेनरिक क्लास डिक्लेयर की और इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाया वेयर टी कोलन क्लास यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो
स्ट्रक्चर्स हैं जो वैल्यू टाइप है, बेसिकली स्ट्रक्चर जितने होते हैं वो वैल्यू टाइप्स होते हैं। तो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर के लिए आपको एरर आएगी, लेकिन अगर आप इसको रेफरेंस टाइप भेजोगे अपने जेनरिक क्लास को तो आपको कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपनी क्लास के ऊपर टी कोलन क्लास टाइप का कांस्टेंट अप्लाई किया है। और डेफिनेशन जो है टी कोलन क्लास की कि आप अपनी जेनरिक क्लास को केवल वो टाइप पास कर सकते हो जो रेफरेंस है, और रेफरेंस कहने का मतलब दोस्तों जो क्लास टाइप के है। होप दिस इज क्लियर। ओके, सो लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट कांस्टेंट टी कोलन स्ट्रक्ट। ओके, लेट मी जंप टू अवर विजुअल स्टूडियो वंस अगेन। तो दोबारा से आते हैं। अब मैंने इसके ऊपर क्या कांस्टेंट लगाया, टी कोलन स्ट्रक्ट। टी कोलन स्ट्रक्ट का मतलब दोस्तों, अब मैं अपनी जेनरिक क्लास को केवल वो टाइप पास कर सकता हूं जो स्ट्रक्चर टाइप के हैं। और स्ट्रक्चर टाइप के कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो जिनको हम बोलते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे पता लगेगा, आप माउस ले जाके देख सकते हो क्या है स्ट्रक्चर। ओके, अगर इसको देखोगे तो क्लास है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया टी कोलन स्ट्रक्ट टाइप का, तो दोस्तों आप देखोगे तो आपको स्ट्रिंग और स्टूडेंट के केस में एरर आने लगी। क्यों एरर आने लगी, क्योंकि स्ट्रिंग और स्टूडेंट है रेफरेंस टाइप के, क्लास टाइप के, और हमने अपनी क्लास के ऊपर एक कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि हमने इसका बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। ये जो इसके अंदर कभी भी पास होगा तो वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या बुलियन टाइप का ही पास होगा। ओके, तो अगर पीपीटी पे चलें, द सेम एग्जांपल आई पोस्टेड हियर। नाउ वी अप्लाई द कांस्टेंट टी कोलन स्ट्रक्ट एंड इसका जो मतलब होता है, ओके सॉरी आई फॉरगेट दिस, टी कोलन स्ट्रक्ट द टाइप आर्गुमेंट मस्ट बी द वैल्यू टाइप। ओके, सो टी कोलन स्ट्रक्ट जो सेम एग्जांपल है हम लोगों का, अगर हम देखें तो टी कोलन स्ट्रक्ट कहने का मतलब कि हम लोग इसको केवल वैल्यू टाइप के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो पास कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों लाइनों में वी विल गेट द एरर कि किसमें अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे या फिर आप स्टूडेंट पास करोगे तो आपको एरर आएगी। ओके, तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटीजर के लिए हमारी क्लास ठीक काम करेगी, क्योंकि इंटीजर है स्ट्रक्चर टाइप। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कांस्टेंट। अगले कांस्टेंट को हम देखते हैं, और हमारे पास एक कांस्टेंट और अवेलेबल है कि हम टी को ये बता सकते हैं बेस क्लास में। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी, बेस क्लास नेम की, द टाइप आर्गुमेंट मस्ट बी द ड्राइव फ्रॉम द स्पेसिफाइड बेस क्लास। मतलब क्या है इस लाइन का, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, मैं एक क्लास डिक्लेयर कर दी, मैंने स्टूडेंट पहले से डिक्लेयर्ड है क्योंकि हमने पहला सेशन किया था। अब मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूं, ओके, तो मैंने अपनी जेनरिक क्लास के ऊपर क्या कांस्टेंट लगाया कि टी हमेशा, जब भी हम टी पास करेंगे तो वो हमेशा स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए। तो जैसे ही आप पास करोगे तो आपके इंटीजर और स्ट्रिंग में एरर आने लगी, और केवल ये आपका काम करेगा। और या तो टी के अंदर आप स्टूडेंट कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट से जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एमसीए, STUDENT। ओके, एमसीए स्टूडेंट मैंने बनाया और ये स्टूडेंट क्लास। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट से जब प्रिंट मेथड कॉल करोगे, तो प्रिंट मेथड जब आप कॉल करोगे तो आप या तो एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसको भेज सकते हो, या फिर उससे ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। तो पढ़े ही आपने स्टूडेंट लिखा, लेकिन उस क्लास से या उससे जो क्लासेस इनहेरिट हैं उन क्लास का ऑब्जेक्ट आप इसको पास कर सकते हो। तो बेस क्लास नेम कहने का मतलब, क्योंकि हमने बेस क्लास का नाम दिया तो बेस क्लास का तो कर ही सकते हैं, बेस क्लास से जितनी भी क्लासेस इनहेरिट हैं उनका भी ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी पीपीटी में देखें, ओके, तो अगर हम देखें तो हमने टी इज इक्वल टू स्टूडेंट, सेम एग्जाम्पल जो भी हमने लिखा, तो ये आपको इंटीजर स्ट्रिंग के लिए तो डेफिनेटली एरर देगा ही देगा, क्योंकि हमने क्या कांस्टेंट लगाया है कि मेरी जो जेनरिक क्लास है वो या तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के
चाइल्ड के लिए काम करनी चाहिए। हमने लिखा ही नहीं कि इंटीजर के लिए या स्ट्रिंग के लिए या फ्लोट के लिए काम करनी चाहिए, तो इंटीजर और स्ट्रिंग में हमें एरर आएगी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट पास करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कांस्टेंट ही ये लगाया हुआ है और हम स्टूडेंट का या उससे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इंटीजर और स्ट्रिंग के केस में हम लोगों को एरर आएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट है t:\int है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लें। द टाइप आर्ग्यूमेंट मस्ट बी और इम्प्लीमेंटेड द स्पेसिफाइड इंटरफेस। ओके, इंटरफेस हाइड है यहाँ पे। तो जो हम अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी क्लास के पास चलते हैं हम लोग और इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास सॉरी एक इंटरफेस हम लोगों ने डिक्लेयर किया आई फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट। ओके, और मैंने क्या किया कि मेरी जो क्लास है, जो मेरी जेनरिक क्लास है, वो इस इंटरफेस के लिए काम करनी। तो अब मैंने क्या बोला कि आई टेस्ट। ओके, एंड ओके, तो हमने क्या बोला कि मेरी जो क्लास है वो आई टेस्ट के लिए काम करनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करूंगा, वो ऑब्जेक्ट में उन क्लासेस का केवल पास कर सकता हूं जिन्होंने आई टेस्ट को इंप्लीमेंट किया हुआ होगा। अगर मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर आई टेस्ट को इंप्लीमेंट करता हूं तो देखो मुझे स्टूडेंट क्लास में कोई एरर नहीं आएगी, केवल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, जस्ट वन सेकेंड, द जेनरिक कैन नॉट बी यूज एज ए टाइप पैरामीटर टी जेनरिक टाइप मेथड। ओके सॉरी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई टेस्ट। ओके, तो अब मैंने अपनी जेनरिक क्लास के ऊपर क्या कांस्टेंट लगाया कि टी मेरा हमेशा आई टेस्ट टाइप का होना चाहिए। तो आई टेस्ट का मतलब या तो आई टेस्ट इंटरफेस का नाम या उस इंटरफेस से इनहेरिटेड क्लासेस का मैं नाम लिख सकता हूं। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि एमसीए स्टूडेंट में तो हमने इनहेरिट ही नहीं किया हुआ आई टेस्ट, तो एमसीए स्टूडेंट कैसे चल रहा है, लेकिन एमसीए स्टूडेंट ने स्टूडेंट को इनहेरिट किया हुआ है। तो इसलिए हमारा इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमें कोई एरर नहीं है। तो अगर मैं ये हटा देता हूं तो हमारा हमने क्या कांस्टेंट लगाया है कि हमारा वो क्लासेस हम पास कर सकते हैं टी में जो या तो आई टेस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। ओके, और अगर हम देखें तो केवल स्टूडेंट क्लास ने आई टेस्ट को इनहेरिट किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है, एमसीए ने नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक एरर आएगी। तो t: इंटरफेस नेम का मतलब क्या होता है कि हम या तो वो पास कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस का से इनहेरिटेड क्लासेस, या उससे भी चाइल्ड क्लासेस हम पास कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड अलोन क्लासेस जिसने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है हम पास नहीं कर सकते। ओके, तो बैक टू पीपीटी। तो अगर आप t: इंटरफेस का नाम डिफाइन करते हो तो जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में है, तो हम या तो स्टूडेंट का पास कर सकते हैं, लेकिन एमसीए स्टूडेंट का पास नहीं कर सकते क्योंकि एमसीए स्टूडेंट ने आई टेस्ट को क्या कहते हैं इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो अगर एमसीए स्टूडेंट ने आई टेस्ट को इंप्लीमेंट किया होता तो फिर हमें इसमें भी कोई इश्यू नहीं आता, हम इसके लिए भी इसका ऑब्जेक्ट बना सकते थे। या फिर एमसीए स्टूडेंट ने स्टूडेंट को इनहेरिट किया होता तब भी हम लोगों का काम हो जाता, क्योंकि हम लोग उसको इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, सो एक कांस्टेंट ये था हमारा। द नेक्स्ट कांस्टेंट इज t:new। t:new कहने का मतलब कि हम अपनी जेनरिक क्लास के ऊपर ये कांस्टेंट लगाना चाहते हैं कि मेरी जेनरिक क्लास केवल वो पैरामीटर एक्सेप्ट करे, उन क्लासेस को एक्सेप्ट करे जिनके अंदर एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो। और दोस्तों हमें पता है जब भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो एक डिफॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास के पास होता है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं हम सब क्लासेस के नाम पास कर सकते हैं अगर हम ये कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, लेकिन कभी अगर आपने खुद से अपना कोई कंस्ट्रक्टर लिख दिया अपनी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड, देन उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट आप पास नहीं कर पाओगे। तो चेक कर लेते हैं कि जो डेफिनेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। क्लास के पास गए हमने, मैं इसको हटा देता हूं और इंटरफेस को भी हटा देता हूं अभी के लिए, और मैंने अपना कांस्टेंट क्या लगाया, न्यू, मतलब
टी के अंदर केवल वो ही टाइप आ सकता है जिस क्लास के अंदर एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हो। तो अगर मैं एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा तो मेरा ये पर्टिकुलर काम करेगा। इसी तरीके से अगर मैं अपनी जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट एमसीए स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा तो मेरा ये भी काम करेगा, क्योंकि दोनों क्लासेस के अंदर अगर मेरे पास मैं डिफाइन नहीं करता तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर मेरा ऐड कर देता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कभी अपना एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर लिख दिया, ओके, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल एक पैरामीटर पास कर दिया, तो अब आप क्या कह रहे हो, अब देखो आपको इस वाली लाइन में एरर आने लगेगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने कांस्टेंट क्या डिफाइन किया हुआ है कि मेरी जेनरिक क्लास केवल उन टाइप्स के लिए काम करनी चाहिए जिनके अंदर पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हो, और एमसीए स्टूडेंट क्लास में कोई भी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं उनको ये डाउट हो सकता है कि यार हमने अगर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर का ऑटोमेटिकली ऐड हो गया होगा। बट उनको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हो तो फिर आपको पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी आपको ही डिफाइन करने की जरूरत होती है। फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करता अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर लिख दिया तो। ओके, तो अगर हम यहाँ पे चलें तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक जेनरिक क्लास है, हमने कांस्टेंट कौन सा लगाया, न्यू वाला कांस्टेंट लगाया, और न्यू कांस्टेंट के लिए हमने क्या देखा कि हमारी स्टूडेंट क्लास ठीक से काम करेगी, लेकिन एमसीए स्टूडेंट काम नहीं करेगी क्योंकि एमसीए स्टूडेंट के अंदर कोई भी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो इन दिस लाइन यू विल गेट एन एरर। ओके, तो हम चलते हैं। तो आज के लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा कि जेनरिक्स के ऊपर कॉन्स्टेंट कैसे लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है, एंड जो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को न्यू लगाना है तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरफेस लगाना है तो उसका मतलब क्या होता है, और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने शुरू में कहा था कि हम एक चीज और देखेंगे कि मल्टीपल कॉन्स्टेंट हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले। तो आपको अगर मल्टीपल लगाने हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब हमने क्या बोला कि टी हमारा क्लास टाइप का भी हो और रेफरेंस टाइप भी हो और उसके अंदर एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी हो। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया विच इज सेम, बट आप मल्टीपल टाइप के कांस्टेंट्स भी एक साथ लगा सकते हो। जितने भी कांस्टेंट्स आप लगाओगे वो कोमा सेपरेटेड होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मैं उन्हीं का ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, या तो आई टेस्ट इंप्लीमेंट किया हो या फिर आई टेस्ट वन इंप्लीमेंट किया हो। अभी मेरे पास इंटरफेस नहीं है दोनों, इसलिए एरर आ रही है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हो। ओके, तो आज के लेसन में हम लोगों ने क्या देखा, इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। इन डे 3 इन नेक्स्ट सेशन हम लोग क्या कवर करेंगे कि हम नॉन जेनरिक क्लास के अंदर जेनरिक मेथड कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, और अभी के लिए हमने केवल जेनरिक क्लासेस देखी। अब जेनरिक इंटरफेस भी आप बना सकते हो, जेनरिक डेलीगेट्स भी आप बना सकते हो। तो और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम एज ए जेनरिक डिफाइन कर सकते हैं, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में वन बाय वन। सो टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड होप everybody will be safe, so stay safe. Okay.